फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी रहेगा, प्लस इसमें आपके कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करवाए जाएंगे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले वही बात कि रिलेशन होता क्या है। रिलेशन का मतलब है संबंध। संबंध कैसे? अब देखो, आप सोसाइटी में देखोगे तो वो संबंध आपके पेरेंट्स के और आपके हो सकते हैं, या आपका सोसाइटी से रिलेशन। अब ऐसे ही सेम एज मैथमेटिक्स में भी रिलेशन होते हैं, तो वो किन के बीच में होते हैं? नंबर्स के बीच में हो सकते हैं, फंक्शंस के बीच में हो सकते हैं, ठीक है। देखो, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब ये जो ए क्रॉस बी होता है, ये क्या होता है बताना? ए क्रॉस बी होता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने समझाई थी, ठीक है। उसके बाद इफ रिलेशन सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, एंड ए बी बिलोंग टू आर, यानी कि ए बी ये सेट है ना, ये बिलोंग करेगा किससे? रिलेशन से। देन वी से दैट ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर रिटन एज ए आर बी, ठीक है। ये आपकी रिलेशन की रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। यानी कि अगर कोई सेट ए है, मान लो ये सेट ए है, इसका रिलेशन हमने बी से शो करना है, तो ए आर बी, ये इसका रिलेशन हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या है? आर सेट ए टू सेट बी, ठीक है, ये मतलब हुआ इसका, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होगी। जैसे हमने कोई सेट ए लिया, ठीक है, एक सेट हमने बी लिया, ए के आपके ये जो आपको एलिमेंट दिख रहे हैं 1 2 एंड 3, ठीक है। हाँ देखो, इसमें क्या है कि आपने देखा कि एक सेट ए है, 1 2 3 ये इसके एलिमेंट है, एक सेट बी है, ये इसके एलिमेंट है ए बी सी। अब देखो, वन का रिलेशन किससे हो सकता है? वन का रिलेशन ए से हो सकता है, वन का रिलेशन बी से हो सकता है, वन का रिलेशन सी से हो सकता है। ऐसे टू का रिलेशन ए से हो सकता है, टू का बी से हो सकता है, टू का थ्री से हो सकता है ठीक है। सेम इसी प्रकार से आपका थ्री का रिलेशन ए से हो सकता है, थ्री का रिलेशन बी से हो सकता है, थ्री का रिलेशन सी से हो सकता है, ठीक है। यानी कि इसके पेयर कौन कौन से बने? वन ए, वन बी, वन सी, टू ए, टू बी, टू सी, एंड थ्री ए, थ्री बी एंड थ्री सी, ठीक है। इससे हमारे सामने ये चीज निकल के आई रिलेशन से, ठीक है। इतना आपको क्लियर होगा। इसके बाद मैंने कंसेप्ट आपको बताना है भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट का, यानी कि आपके सामने बार बार एक चीज आएगी कि भाई रिलेशन सबसेट है ए क्रॉस बी का, यानी कि ए मल्टीप्लाई बी का कह लो, ठीक है। ये चीज होती है आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अब हम समझेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए मल्टीप्लाई बी is the set of all possible ordered pairs of set A to set B, है ना। कि जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं उनका सभी का क्या, उन सभी का एक सेट होता है। तो देखो, जैसे हमने देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट फर्स्ट वाले में क्या दिखी थी? वन का रिलेशन तीनों के साथ, टू का रिलेशन इन तीनों एलिमेंट के साथ, थ्री का रिलेशन इनके साथ, ये पेयर बना रहे थे। तो ये पॉसिबल ऑर्डर्स आ गए यहाँ पर, है ना। ये सारे के सारे, ये चीज क्या है? ये भी तो आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये भी तो आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके बाद जैसे हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे आपको बोल दे कि इफ सेट ए इज इक्वल टू ये एंड सेट बी इज इक्वल टू ये, देन फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आप कैसे निकालोगे? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वन का किसके साथ पेयर? वन का फोर के साथ, वन का फाइव के साथ, वन का सिक्स के साथ, ठीक है। टू का फोर के साथ, टू फाइव के साथ, टू सिक्स के साथ, ऐसे ही थ्री फोर के साथ, थ्री फाइव के साथ और थ्री सिक्स के साथ। ये आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गई। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या? कि जितने भी आपके पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स हैं वो सारे के सारे, ठीक है। इसके बाद अगला कंसेप्ट आता है आपका फंक्शन का, कि भाई फंक्शन क्या होता है। अब देखो, फंक्शन इज अ सेट ऑफ एक्शन
और एक्टिविटी। फंक्शन जो है एक सेट है किसका, एक्शन और एक्टिविटी का। इसमें बेसिकली हम करते क्या है, फंक्शन में हम इनपुट डालते हैं तो फंक्शन होता है, और उसके बाद मतलब फंक्शन में हमने इनपुट डाला, एक्टिविटी हुई, उसके बाद आउटपुट निकला, है ना। जैसे हमने कोई फंक्शन लिया, ये एफ एक्स फंक्शन ले लिया इज इक्वल टू एक्स स्क्र, ये फंक्शन लिया, इसमें हमने इनपुट डाला 2, तो एफ टू की पावर 2 इज इक्वल टू 4 आ गया, यानी कि 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। देन हेयर इनपुट इज 2 एंड आउटपुट इज इक्वल टू 4। ठीक है, ऐसे ही हमने 9 यहाँ पर इनपुट डाल दिया एफ एक्स में, तो एफ एक्स का इक्वल टू किसके है, एक्स स्क्वायर के, तो एफ, तो यहाँ पर क्या हो गया, एफ 9 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81। ठीक है, ऐसे ही हमने -9 इनपुट डाला, और ये फंक्शन में फिर -9 को रखते ही क्या हो गया, -9 का स्क्वायर क्या आता है, 81। ठीक है, यहाँ पर हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि 2 डिफरेंट इनपुट कैन हैव सेम आउटपुट एज वेल। ठीक है, यानी कि 2 डिफरेंट इनपुट के पास है ना एक सेम आउटपुट हो सकता है, वो हमने देख भी लिया। जैसे 9 हमने इस फंक्शन में पुट किया तो 80 बना रहा है, और -9 हमने पुट किया तो भी 80 बना रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो, बट वन इनपुट कांट हैव मल्टीपल आउटपुट्स। ठीक है, but one output but one output can't have multiple inputs। ठीक है, यानी कि अब देखो आपके ये चीज है, अब देखो इनके साथ है ना, अभी यहाँ पर क्या रहा था, अब एक इनपुट के हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, दूसरे इनपुट से भी ये मिल रहा है, लेकिन कभी भी आपका ये नहीं हो सकता कि एक इनपुट के मल्टीपल आउटपुट हो, यानी कि बट वन इनपुट कांट हैव मल्टीपल आउटपुट्स। ठीक है, अगर हमने एक, जैसे मान लो -9 डाल दिया किसमें, इसी फंक्शन में एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर में, तो हमारे पास 81 ही आएगा, है ना। इसके अलावा और कुछ तो आउटपुट नहीं आएगा ना, फंक्शन ये तो इसका मतलब ये हुआ कि वन इनपुट कांट हैव मल्टीपल आउटपुट, यानी कि एक इनपुट के आगे सामने है ना कभी भी मल्टीपल आउटपुट्स नहीं हो सकते उसके। ठीक है, इसके बाद आपके सामने कंसेप्ट आता है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज का। ठीक है, अब देखो डोमेन क्या होती है, डोमेन ये वाला सेट हो गया, मान लो 2 सेट ले लिए हमने, एक सेट ए और एक बी, फंक्शन है, ये फंक्शन है सेट ए टू सेट बी। ठीक है, अब देखो सेट ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं, ए बी सी डी। अब ये जो पहले वाला सेट है ना, जिसका पहले आया है, ठीक है, वो सारी चीज आपकी क्या है, डोमेन है। अब जो दूसरा सामने वाला आउटपुट वाला जो सेट है, वो आपका कोडोमेन वाला सेट है। समझाई इतनी बात, जैसे पी क्यू आर एस। ठीक है, ये सारी के सारी कोडोमेन है। ठीक है, समझ में आई, कोडोमेन क्या है, पी क्यू आर एस। ठीक है, पहले वाला सेट आपका डोमेन, और आउटपुट वाला सेट आपका कोडोमेन, इनपुट वाला डोमेन, आउटपुट वाला कोडोमेन। ठीक है, इसके बाद रेंज की बात करते हैं। रेंज, अब देखो जो इनपुट डालने पर जो आउटपुट निकल के आ रहे हैं, देखो ए का पी, बी क्यू, सी आर एंड डी इज इक्वल टू, सॉरी डी का आल्सो रिलेशन विद आर, डी का भी रिलेशन किसके साथ है, आर के साथ है, सी का किसके साथ है, आर के साथ है, बी का क्यू के साथ है, ए का बी के पी के साथ है। तो रेंज आपका क्या आई, पी क्यू आर। ठीक है, इसके बाद देखो एक बार फिर से बता रहा हूं, इनपुट वाले डोमेन, आउटपुट वाले कोडोमेन, रेंज जो रिजल्ट आया हुआ है आपका, ये चीज यानी कि जिनके साथ मैचिंग हुई है, वो चीज आपकी रेंज में आ गई। अब ऐसे बचा हुआ है तो ये आपकी रेंज नहीं है। ठीक है, अब देखो इस डोमेन का एक और मतलब मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये डोमेन है पहले वाला सेट, उसके सामने आपका पूरा का पूरा सेट कोडोमेन। कोडोमेन में कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका डायरेक्ट
आउटपुट होते हैं जो फंक्शन के एप्लीकेबल होने के बाद, तो वो आपकी रेंज हो गई। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी सेट बिल्डर फॉर्म की। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? यूज द सिंबल ऑफ सेट टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। यानी कि जब भी हम किन्हीं भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, तो वो आपकी जो फॉर्म होती है वो सेट बिल्डर फॉर्म होती है। बेसिकली इसमें क्या होता है, ए रिलेशन सेट ए टू सेट बी। ठीक है, ये कोई रिलेशन है सेट ए टू सेट बी। रिलेशन क्या कहता है, ये आपका रिलेशन है एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी। ठीक है, ये इस प्रकार की जो फॉर्म होती है ना, वो आपकी सेट बिल्डर फॉर्म होती है। यहाँ पर ये जो सिंबल है, ये फॉर ऑल या वेयर की तरह यूज कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, और ये बिलोंग का, ठीक है, x बिलोंग टू a एंड y बिलोंग टू b, यानी कि जो x है वो बिलोंग करेगा पहले वाले सेट से और y बिलोंग करेगा दूसरे वाले सेट से। ठीक है, इसके बाद रोस्टर फॉर्म। जब ये जो रिलेशन दिया गया है ना, इसी को हम एलिमेंट में लिख दें तो वो आपकी रोस्टर फॉर्म हो गई। ठीक है, अब देखो, यूज द सिंबल ऑफ सेट टू लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। एलिमेंट्स जो होते हैं सेट्स के, उनको हम लिखने के लिए, सेट के अंदर लिखने के लिए किस फॉर्म का यूज करते हैं? रोस्टर फॉर्म का। ठीक है, देखो जैसे कि ये वाली फॉर्म है रोस्टर फॉर्म है। अब देखो, जैसे हम दो सेट लेते हैं, एक सेट ए, एक सेट बी। ठीक है, अब यही रिलेशन बनाए तो हम 1 2 3 1 7 8 9। ठीक है, अब देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म, ये रिलेशन कोई दिया गया है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म कहती है, एक रिलेशन दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स वाई वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी। अब देखो, यही रिलेशन हम इन दो सेट्स पे अप्लाई करके देखते हैं, यानी कि इस सेट बिल्डर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स, तो देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स आ रहा ना। y देखो, ये वाली y है, सेकंड एलिमेंट y। अब सेकंड एलिमेंट y क्यों है? क्योंकि y बिलोंग टू सेट बी। अब देखो सेट बी में 7 8 9 यही एलिमेंट है ना, 7 8 9। ठीक है, फर्स्ट वाला एलिमेंट आपका x है, ये x हो गया आपका। ठीक है, अब x किससे बिलोंग कर रहा है? फर्स्ट वाले सेट से, यानी कि सेट ए से, 1 2 3 1 2 3। अब देखो, आप फर्स्ट एलिमेंट को रख रहे हैं y को 7 इज इक्वल टू x प्लस सिक्स के इक्वल है। अब देखो x की वैल्यू क्या, 1 ली, 1 प्लस सिक्स इज इक्वल टू 7, तो ये आपका ये रिलेशन हो गया। ठीक है, ये आपकी आपकी रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, अब देखो, इफ R इज a relation from set A to set B, then R सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। यानी कि जितने भी रिलेशन होते हैं ना आपके, ऑर्डर्ड पेयर्स हो सकते हैं, वो सारे के सारे सबसेट होते हैं किसके? कार्टेशियन प्रोडक्ट के। दो सेट की जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो आपके टोटल पॉसिबल ऑर्डर पेयर होते हैं। अब वही जो भी रिलेशन होगा, अब ये देखो, अगर हम इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं सेट ए की और बी की, तो देखो एक बार इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख के बताता हूँ मैं आपको। 1 का रिलेशन किसके साथ? 1 का 7 के साथ, 1 का 8 के साथ, 1 का 9 के साथ, और 2 का रिलेशन 7 के साथ, 2 का 8 के साथ, 2 का 9 के साथ। ऐसे ही 3 का रिलेशन 7 के साथ, 3 का रिलेशन 8 के साथ, और 3 का रिलेशन 9 के साथ। ठीक, ये आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गई। अब सबसेट का मतलब है कि ये जो रिलेशन है ना, ये इसका सबसेट होगा, यानी कि ये जो जो पेयर्स है ना, ये यहाँ पे मौजूद होंगे। अब देखो 1 7 ये रहा। ठीक है, अब देखो 2 8 2 8 ये रहा, है ना। अब ऐसे ही 3 9 ये 3 9 रहा। ठीक है, ये जो रिलेशन है किसका सबसेट है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का, है ना। कोई भी रिलेशन हो वो किसका सबसेट होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट का, जो ऑर्डर पेयर से बनते हैं। ठीक है, अब देखो, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब देखो, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अगर कोई पूछ ले या फिर आपसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाए कि
ये हाउ टू फाइंड द टोटल पॉसिबल नंबर्स ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो आपको एक फॉर्मूला लिखना होता है ना, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। अब देखो ये कोई सेट ए है, 1 2 3, और ये कोई सेट बी है ABC, ठीक है। अब देखो इन दोनों में कितने पॉसिबल रिलेशंस हो सकते हैं, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है। कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं, तो 3 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, बी में कितने एलिमेंट है, 3, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, 2 की पावर 9, ठीक है। ये आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ठीक है। अब देखो अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस। सबसे पहले हमारे पास टाइप आती है एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स ऑफ ए। यानी कि कोई रिलेशन है, मान लो ये कोई रिलेशन दे दिया आपको A R A, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, आर है जो वो है सेट ए टू सेट ए, ठीक है। अब कोई रिलेशन दे दिया, अब वो रिलेशन यहाँ पर फाई दे रहा आपको, और फाई प्रॉपर सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो आपका रिलेशन कौन सा होता है, एम्प्टी रिलेशन होता है, ठीक है। जहां पर रिलेशन इक्वल टू फाई के आ जाए और फाई प्रॉपर सबसेट हो जाएगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, यानी कि वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कहीं पे भी ऐसे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं फाई आ रहा है, यानी कि वो इससे मैच नहीं कर रहा कार्टेशियन प्रोडक्ट से, ठीक है, या वो रिलेशन ढंग से सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो वो आपका कौन सा रिलेशन होता है, एम्प्टी रिलेशन। इसके बाद बात आती है यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन, ए A relation in A set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A। यानी कि सीधी सी बात ये है कि जब भी जितने भी एलिमेंट सेट ए में है वो सारे के सारे ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए से रिलेटेड हो, यानी कि सारे एलिमेंट से रिलेटेड होंगे, तो आपका यूनिवर्सल रिलेशन है। यानी कि ऐसा रिलेशन जो इक्वल आ जाए आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट के, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के, ठीक है। जैसे अब हम एम्पैथी को और यूनिवर्सल रिलेशन को ना एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। अब देखो हम एक सेट ए ले रहे हैं जिसमें 4 और 5 एलिमेंट है, एक सेट बी ले रहे हैं जिसमें 7 और 8 एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो कोई रिलेशन है A R1 = R1, यहाँ पर हमने पहला रिलेशन लिया कि एक्स वाई सच दैट एक्स लेस देन वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी। यानी कि ये एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी। एक्स जो है वो छोटा है, एक्स लेस देन वाई, ठीक है। देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 4 <7, 4 <8, देखो 4 <7, 4 <8 रिलेशन बन रहा है, 5 <7, 5 <8, तो यही पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं और यही रिलेशन में सेटिस्फाई भी हो रही है। तो हमारे पास ये चीज आ गई ना, इन सभी की कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गई, यानी कि पहला दोनों एलिमेंट्स के साथ, दूसरा भी दोनों एलिमेंट्स के साथ आ गया, तो ये ए क्रॉस बी की इक्वल आ गई, यानी कि ये क्या आपका यूनिवर्सल रिलेशन है। यानी कि ये जो रिलेशन है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ गया, और जहां पर रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो वहां पर वो चीज क्या होती है, यूनिवर्सल रिलेशन होता है, ठीक है। इसके बाद देखो एम्पैथी रिलेशन का एग्जांपल भी हम समझते हैं एक बार। देखो यही सेट हमने यहाँ पर दोबारा लिख लिया, मान लो देखो आपको दिख रहा होगा कि ये सेट ए है, ठीक है, जहां पर 4 और 5 एलिमेंट है, ये सेट बी है 7 और 8 एलिमेंट है, ठीक है। अब A R to B यानी कि कोई सेकंड रिलेशन दिया, ठीक है। सेकंड रिलेशन क्या कहता है,
एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी। ठीक है, यानी कि ये चीज आपकी ए से बिलोंग करेगी, ये बी से बिलोंग करेगी, और वाई जो इक्वल होगा वो एक्स प्लस 5 की इक्वल होगा। अब देखो यहाँ पर y क्या है, देखो फर्स्ट टाइम हमारे पास y 7 है, और फर्स्ट एलिमेंट लिए हम अगर 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 आ रहा है, 9 नॉट इक्वल टू 7 है ना, ये तो नॉट इक्वल आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 8 का ले लें, 8 इज इक्वल टू 4 प्लस 5, ये भी नॉट इक्वल टू आ रहा है। ठीक है, नॉट इक्वल टू 8 आ रहा है ना, तो ये भी आपका है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप 5 में 5 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो देखो 5 प्लस 5 यानी कि x प्लस 5 है ना, ये चीज किसके आ रही है, इक्वल 10 के, नॉट इक्वल टू 7। ठीक है, फिर से 5 प्लस 5 करोगे तो 10 आएगा, ये भी नॉट इक्वल टू 8 है ना। तो ये चीज देखो, ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है इस रिलेशन में, तो ये आपका कौन सा रिलेशन हो गया, एम्प्टी रिलेशन हो गया। ठीक है, कौन सा रिलेशन, R2 आपका 5 है जो प्रॉपर सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो पेयर्स हैं उनमें ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो ये आपका कौन सा रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन। जहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऐसा रिलेशन जो दिया गया है वो सेटिस्फाई ना हो, तो आपका वो कौन सा होता है, एम्प्टी रिलेशन होता है। ठीक है, both the empty relation and the universal relation are sometimes called trivial relation। तो अब हमने ट्राइवियल रिलेशन की बात कर ली। ट्राइवियल में कौन कौन से थे आपके, यूनिवर्सल रिलेशन और आपका एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, ये आपका अब शुरू होता है, सही से देखो इसको, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। देखो, लेट आर बी अ रिलेशन इन सेट ए, यानी कि जो आर कोई रिलेशन है सेट ए में। ठीक है, वो सेट ए में रिलेशन है, देखो ये जैसे सेट ए दे दिया ए बी सी का। ठीक है, ए रिलेशन आर इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। यानी कि जब भी है ना हमें कोई सेट गिवन हो और उसका जो उसके जो एलिमेंट है ना वो खुद से ही रिलेटेड हो, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ पेयर ना बनाए, ऐसा रिलेशन आपका आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। अब देखो ये रिलेशन है, मान लो ये सेट हमारे पास ए है जो ये दिया गया, क्या है इसमें ए बी सी एलिमेंट है। अब इसने कहा कि सेट टू बी आइडेंटिटी रिलेशन व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, यानी कि केवल और केवल खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो ए किससे रिलेटेड, ए से, बी से, सी से, ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन होता है। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन आपका यूनिक रिलेशन है। ठीक है, ये आपका यूनिक रिलेशन है, इसके जैसे और रिलेशन नहीं हो सकता, मतलब ये और कहीं नहीं मिलता ऐसे, मतलब यूनिक रिलेशन। समझा इतनी बात। इसके बाद हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। आइडेंटिटी आपका यूनिक है। अब देखो रिफ्लेक्सिव, पजल नहीं होना इसमें, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है देखो समझते हैं। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। ठीक है, ए बिलोंग टू सेट ए। देखो रिफ्लेक्सिव में एवरी एलिमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड कैन बी रिलेटेड टू अदर एज वेल। यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ना ऐसे तो होगा ही होगा, ये तो मस्ट है, ये तो होना ही चाहिए। उसके अलावा आपके जो पेयर बनेंगे वो ए का बी के साथ भी बन सकता है, ए का सी के साथ भी बन सकता है, और बी का सी के साथ और बी का ए के साथ ऐसे भी बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन जरूरी है कि वहां पर सारे के सारे एलिमेंट खुद से जरूर रिलेट होने चाहिए। ठीक है, देखो इसका एग्जांपल देखते हैं। ये कोई सेट ए ले लिया हमने, सेट ए में क्या है, ए बी सी एलिमेंट आपके, रिलेशन दे दिया
ए टू ए, ठीक है, रिलेशन है सेट ए टू सेट ए, ठीक है, ये रिलेशन है। ए का रिलेशन आपका ए से हो सकता है, बी का बी से, सी का सी से। तो देखो ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा, ए का रिलेशन ए से, बी का बी से, सी का सी से। ये तो तीनों पेयर होने चाहिए, ये तो मस्ट है। अगर ये नहीं होंगे तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसके अलावा आपके हो सकते हैं, ए बी भी हो सकता है, ठीक है, ये चीज भी आपकी रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, ये चीज आपकी रिफ्लेक्सिव है। अगर हम इसी चीज को एक ये देखें, ए ए, बी बी, सी सी, ये इतनी चीज दे देना तो ये भी आपका रिफ्लेक्सिव हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपका अगर कोई ये रिलेशन दे दे, ए ए, बी बी, सी सी, ये तीनों, इनके अलावा कोई भी हो, सी ए हो, बी सी हो, ठीक है, फिर चाहे कुछ भी हो, फिर चाहे आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, फिर वो आपका रिफ्लेक्सिव होगा। ये तीन मस्ट है। एक बात, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए विल ऑलवेज बी रिफ्लेक्सिव। जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है ना वो हमेशा आपका रिफ्लेक्सिव होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता, ठीक है। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब देखो रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव रिलेशन में और में नॉट बी आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। अब देखो अगर मान लिया आपका सिर्फ और सिर्फ ये चीज दे रखी है, ए रिलेटेड टू ए, बी रिलेटेड टू बी, सी रिलेटेड टू सी, ठीक है, ये चीज आपकी आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। बट इसके अंदर आपका कुछ और एक भी अदर पेयर आ जाए, देखो ए ए, बी बी, सी सी, ए बी, तो यहाँ पर आइडेंटिटी की जो प्रॉपर्टी है वो टूट जाती है। तो ये रिफ्लेक्सिव है बट आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। इसके बाद इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो अब हम सिमेट्रिक रिलेशन पे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशन में बेसिकली क्या होता है कि ए रिलेशन ऑन सेट ए रिलेशन ऑन सेट ए, सेट ए क्या है, ए बी सी का कोई सेट है, इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग टू आर विच इंप्लाइज बी ए ऑल्सो रिलेटेड टू आर। यानी कि इसमें क्या कहा गया है कि एक रिलेशन सिमेट्रिक तब हो सकता है जब उसमें ये कंडीशन है, यानी कि ए बी ये पेयर बन रहा है, ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो इसके साथ साथ आपका ये पेयर भी होना चाहिए, तभी आपका रिलेशन सिमेट्रिक हो सकता है, ठीक है। ये कंडीशन होनी चाहिए। मान लो आपका ये रिलेशन दे दिया सेट ए टू, ठीक है, ये रिलेशन दे दिया मान लो, यानी कि आर है आपका सेट ए टू सेट ए, ठीक है, सेट ए टू सेट ए, ये रिलेशन। तो इसमें देखो अगर आपका 1 2 है और 2 1 है, ऐसे रिलेटेड है ना, और इसके साथ साथ आपका 2 2 है, 2 3 है और 3 2 है, तो ये चीज आपकी सिमेट्रिक होगी। अब देखो यहाँ पर कैसे सिमेट्रिक होगी है, ए बी, ठीक है, ए बी बी ए, ठीक है, दिख रहा ना, ए बी बी ए है सेट में। इसके बाद ये क्या है आपका 2 रिलेटेड टू 2। अब देखो ये जो 2 है, 2 2 का अपोजिट पेयर भी क्या होगा, यानी कि ये ए बी है तो इसका बी ए भी यही होगा, यानी कि ये पेयर भी आपका सेटिस्फाई हो रहा है। 2 3 ए बी और 3 2 बी ए, ठीक है। जहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, वहां पर आपका रिलेशन होता है सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। आपका जो आर फाई होता है, फाई के इक्वल यानी कि एम्पिटी रिलेशन होता है, वो तो एम्पिटी होता है, वो तो आपका सिमेट्रिक हो ही नहीं सकता। बट आपका जो यूनिवर्सल रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन होता है, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ सिमेट्रिक का, यानी कि अगर आपके पास कोई सेट है उसमें ए फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट ऐसे दे रखे हैं, तो जरूरी है कि उनका रिलेशन इस प्रकार भी होना चाहिए, तभी वो आपका क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। कौन सा रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है।
ट्रांजिटिव रिलेशन आपका होता है ए रिलेशन इन सेट ए। अब देखो ए रिलेशन इन सेट ए, कोई रिलेशन है सेट ए टू सेट ए, सेट ए आपका है ए बी सी, इज ट्रांजिटिव इफ ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर, देन ये भी जरूरी है कि ए सी बिलोंग टू आर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसमें कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका कोई सेट दे रखा है, मान लो यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल ले लें, ये कोई सेट है 1 2 3, ये भी सेट है 1 2 3, और ए आर ए, ये रिलेशन आपका सेट ए टू सेट ए। ठीक है, यहाँ पर अगर 1 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन 3 से है, तो जरूरी है कि आपका रिलेशन 1 और 3 के बीच भी होना चाहिए। किसके बीच? 1 और 3 के बीच ये रिलेशन बनना चाहिए, तभी आपका ये ट्रांजिटिव हो सकता है। इसका मतलब क्या, देखो ये क्या आपका ए बी, ठीक है, ये क्या है बी सी, इसके बाद रिलेशन होना चाहिए ए और सी के बीच में। अब देखो ए कितना है 1 है, और बी सी कितना है 3 है, तो 1 और 3 के बीच भी रिलेशन होना चाहिए आपका ए सी है। ठीक है, ऐसे है, यानी कि जहां पर कंडीशन हो ए बी बिलोंग करता हो किससे, रिलेशन से, बी सी बिलोंग करता हो रिलेशन से, एंड ए सी भी बिलोंग करता हो रिलेशन से, तो ही वो चीज आपकी ट्रांजिटिव होती है। ठीक है, यानी कि ये कोई सेट, एक और एग्जांपल देखो, ए सेट दे रखा 1 2 3, यही हमने देखा 1 2 2 1 और 1 1, ये ट्रांजिटिव है यानी। अब देखो ये ट्रांजिटिव हो भी सकता है कि नहीं। अब देखो ऐसे ही हमने ये देखा ए बी बी ए, सॉरी बी सी एंड ए सी, ठीक है, ये ट्रांजिटिव है। अगर आपका ये जहां पर ये कंडीशन टूट जाए, ए बी बिलोंग करता है आपका रिलेशन से, बी सी आपका बिलोंग करता है रिलेशन से, ठीक है, लेकिन ए सी बिलोंग नहीं कर रहा रिलेशन से, तो आपका ये नॉट ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, आपको ये चीज क्लियर है। ठीक है, इसके बाद हमने ये सब पढ़े, सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ लिया, रिफ्लेक्सिव पढ़ लिया, और ट्रांजिटिव पढ़ लिया, एम्पिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में जान लिया, रोस्टर फॉर्म के बारे में जान लिया, रिलेशन के बारे में जान लिया, फंक्शन के बारे में जान लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जान लिया। यानी कि अब हमने पूरा का पूरा इसका बेसिक हमने देख लिया है। ठीक है, अब हम 1.1 करेंगे। ठीक है, आगे हम 1.1 करेंगे। अब बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब बोल सकते हो आप।